नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। साथियों, इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेके आए हैं BPSC TRE4 और बिहार पुलिस के लिए GK GS के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके साथ साथ उसका विश्लेषण। और हम एक बार फिर से कहना चाहते हैं, जान लगा दो या फिर जाने दो। यानी यदि आप वर्दी चाहते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप पूरा जान जी लगा दीजिए या नहीं तो उसे जाने दीजिए। ये तूफान बैच है और इस बैच में हम लोग बिहार की सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि ओरछा का ऐतिहासिक शहर डैश नदी के किनारे बसा है, चंपा, नर्मदा, केन या बेतवा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये ओरछा के मंदिर है और यही पूछा गया है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये बेतवा नदी के तट पर है। कहाँ है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओरछा का ऐतिहासिक शहर बेतवा नदी के किनारे बसा है। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। यानी यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और निवाड़ी जिला में है। आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत सरकार रुद्र प्रताप ने बेतवा नदी के किनारे इस शहर को स्थापित किया था। यानी ये जो शहर है ओरछा धाम के नाम से स्थित है और इसको स्थापित करने वाले कौन है? बुंदेला के राजपूत। कौन? रुद्र प्रताप है। ये कब स्थापित किया गया था? 16वीं शताब्दी में। आगे अगर बात करते हैं तो यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। यानी उत्तर प्रदेश के झांसी से कितने किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। और टीकमगंज से कितना है? 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांव मोतियों के पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है? ये ए यहाँ आएगा। ए में है आधार कांच, बी में है कथीबारा, सी में है बांदा और डी में है बरगांव। तो इसका सही आंसर ए होने वाला है। कौन? आधार कांच। आधार कांच जो है ये मोतियों के पारंपरिक गलसन माला के लिए प्रसिद्ध है या गलसन माला के लिए जाने जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गलसन माला है। यही मोतियों का ये गलसन माला का ये फिगर है। और ये जो है ये गलसन माला जो है ये आधार कांच गांव जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला में है। इसके लिए ये जाने जाते हैं। कौन? आधार कांच गांव। अगर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न ये है, कहता है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह या चंदेल खान। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? महमूद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी ने, नादिर शाह ने या चंगेज़ खान ने। तो इसका सही आंसर होने वाला है महमूद गजनवी या गजनी। महमूद गजनी ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। गजनी या गजनवी कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर तुर्क के शासक महमूद गजनवी ने हमला किया और लूटपाट किया। साथ ही सोमनाथ मंदिर के ज्योतिषलिंग को तोड़ा गया। मतलब महमूद गजनवी के बारे में अगर बात किया जाए तो महमूद गजनवी
गजनवी डायरेक्ट लिखिए या गजनी लिखिए, गजनवी या गजनी लिखिए। तो ये कहाँ के था? तो ये तुर्की का था, तुर्की के था ये। और इन्होंने क्या किया था? 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ की मूर्ति को क्या किया था? विध्वंस कर दिया था। आगे अगर बात करते हैं तो महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनी जो गजनी वंश का शासक था, ये गजनवी वंश का शासक था। महमूद गजनवी गजनवी वंश का ये शासक था। और ये कब आया था? 1026 ईस्वी में ये घटना क्या था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आगे कहा था कि क्या हुआ था? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ, लूटपाट हुआ और ज्योतिष लिंग को क्या किया? तोड़ा गया। परिणाम क्या हुआ कि मंदिर को भारी नुकसान हुआ और लूटपाट में 20 मिलियन दिनार लूटे गए। कितने मिलियन? 20 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 2 करोड़। कितना? 2 करोड़ दिनार लूट के संपत्ति लूटे गए थे। 2 करोड़ दिनार के क्या लूटे गए थे? संपत्ति लूटे गए थे मोहम्मद गजनी के द्वारा। कहाँ से? सोमनाथ मंदिर से। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारे बापू हैं, जिसे राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए, हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना डैश में हुई थी। यानी इन्होंने एक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। और ये कब हुआ था? 1945 में, 1947 में, 1940 में या 1942 में? तो इसका सही आंसर होने वाला है 1942 में। इनसे संबंधित कुछ बातें यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से हुआ था। यानी 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए थे। और अगले ही दिन कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए, गांधी जी को भी कैद कर लिया गया था। यानी 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ और 9 अगस्त को यानी जितने भी कांग्रेस के जितने भी नेता थे सबको, इवन गांधी जी तक को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। आंदोलन के दौरान देश भर में प्रदर्शन हुए और ब्रिटिश पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी से सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये तो कुछ संक्षिप्त में जानकारी थी। अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना वर्ष 1942 में हुई थी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कहाँ से? मुंबई के ग्वालिया टैंक से 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगस्त आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अगस्त के महीना में शुरू हुआ था। 8 अगस्त से शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में जो ब्रिटिश राज कर रहा है उसको क्या करना था? समाप्त करना था। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस में पूछा गया है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। अब ये नारा किसके द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर एक और नारा दिया गया था, भारत छोड़ो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसे मोस्ट भी समझिए, क्योंकि वैसे तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, लेकिन ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। याद रखेंगे, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कहता है कि खजुराहो स्मारकों का समूह डैश जिला में स्थित है।
छतरपुर में, इंदौर में, पन्ना में या दमोह में? तो खजुराहो की जो स्मारक समूह है वो स्थित है छतरपुर में। कहाँ? छतरपुर में। यहाँ आप देख रहे हैं स्मारकों का समूह है। जब आप खजुराहो जाएंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे समूह मिलेंगे जो स्मारकों का है। तो ये कहाँ है? खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि खजुराहो स्मारक समूह जो कि एक हिंदू और जैन स्मारकों का समूह है। इसमें हिंदू के साथ साथ इस स्मारक में हिंदू प्लस जैन स्मारकों के समूह मिलते हैं, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में, एमपी के छतरपुर जिला में ये देखने को मिलता है। छतरपुर जिला में ये देखने को मिलता है। कहता है खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्व उत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक है। और यहाँ पर जो स्मारक है वो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मध्यकालीन स्मारक है। कैसा है ये? मध्यकालीन स्मारक है। और खजुराहो के जो मंदिर है वो अपने उत्कृष्ट अलंकार के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये जीएसटी से संबंधित प्रश्न है। जीएसटी यहाँ आप देख रहे हैं, जीएसटी एक देश एक कर, उत्तर प्रदेश वस्तु, उत्तर प्रदेश, ये पोस्टर लिए हैं हम, उस पर उत्तर प्रदेश लिखा है। खैर ये ऑल ओवर इंडिया के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न वैसे तो ये स्टैटिक्स जीके बन जाता है कि किस देश ने वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, शॉर्ट में इसे क्या कहेंगे? जीएसटी। जीएसटी सबसे पहले लागू किया था फ्रांस, यूएसए, जर्मनी या कनाडा? तो इसका सही आंसर होने वाला है फ्रांस। सबसे पहले फ्रांस में क्या किया गया था? जीएसटी शुरू किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। फ्रांस के बाद इटली। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, तब से जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उन एक दर्जन से अधिक देशों में से एक है जो जीएसटी लागू कर चुका है। मतलब सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी लगाया गया, उसके बाद जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, दक्षिण कोरिया में, जापान में, कनाडा में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। और तद अनुसार भारत में भी 1 जुलाई 2017 को, कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया, यानी वस्तु एवं कर सेवा लागू कर दिया गया। और उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? कौन था? अरुण जेटली। कौन था? अरुण जेटली था उस समय में भारत के वित्त मंत्री, जिस समय में जीएसटी लागू किया गया था। जब जीएसटी लागू किया गया उस समय भारत का वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली है। ये बात भी महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला। और आप हमें कमेंट करके बतलाएंगे कि अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। ये प्रश्न आपके लिए, ये कमेंट वर्क है, कमेंट वर्क ये आपको देते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? ये बात आप हमें कमेंट करके बतलाएंगे कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। और एक और प्रश्न, ये बहुत लोकप्रिय चेहरा है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये बहुत चर्चित चेहरा है, और यदि आप इन दोनों के बारे में नहीं जानते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही चर्चित चेहरा है
अपने देश में, देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? खसरा, स्कर्वी, अस्थमा, मधुमेह। देखिए अब सबसे बड़ी बात उठती है कि संक्रामक रोग क्या होता है। सबसे पहली बात ये कि ये संक्रामक रोग क्या है। तो देखिए फैलने वाले रोग को एक व्यक्ति जानवर से दूसरे व्यक्ति या जानवर में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि मानकर चलिए कि ये व्यक्ति रोग से ग्रसित है, किसी रोग से ग्रसित है। इस व्यक्ति को कौन काटा? मच्छर। और ये मच्छर इस व्यक्ति को काटा, फिर ये मच्छर इसको जाकर काट लिया। तो अब इस व्यक्ति में जो रोग था वो इसमें हो गया। अब यहाँ पर मान कर चलिए पानी था, ये मक्खी आकर के इस पानी में बैठा। ये मक्खी पहले इस व्यक्ति के शरीर या घाव पे आकर बैठा था, वहाँ से वो सूक्ष्मजीव को लिया, जाके पानी में बैठा और वो जाके यहाँ पे इसके शरीर पर बैठ गया या मच्छर ही इसको काट लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे जो बैक्टीरिया लिया या जो सूक्ष्मजीव लिया इसमें जाकर छोड़ दिया तो इसको बीमारी पड़ जाएगा। यानी जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पशु से दूसरे पशु में या पशु से व्यक्ति में या व्यक्ति से पशु में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अब संक्रामक रोग के बारे में यहाँ देखेंगे तो यहाँ ट्रिक है संक्रामक रोग के कि पीए पोक्चे की टाइटिम यानी पोलिया एड्स, पोलिया, खसरा, चेचक, कोढ़ जिसे लेप्रोसी कहते हैं, टीबी, इन्फ्लुएंजा और डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा। यहाँ पर या चेचक, डेंगू, हैजा लिखा है, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, कोरोना, एड्स, पोलिया, ये सब जो है ये सब संक्रामक रोग है। क्या है? ये सब संक्रामक रोग है। अब इसमें देखिए क्या ऑप्शन में नहीं है, तो अब ऑप्शन में देखेंगे खसरा है, स्कर्वी, यहाँ मधुमेह नहीं है, मधुमेह रोग नहीं है। मधुमेह रोग जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी ये पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है, ये मधुमेह रोग नहीं। बाद में कि ये संक्रामक रोग नहीं, बाद में कि ये जो 3 रोग है ये सब संक्रामक रोग है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये तो हम लोग देख लिए थे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहता है कि नर्मदा नदी संगम में डैश नदी से मिलती है, कावेरी, चंबल, बेतवा या दिक्षफ्रा। अब पहले हम इसका डिस्कशन आपको दिखाएंगे क्योंकि इसमें हम कुछ जोड़ने वाले हैं। डिस्कशन क्यों दिखाएं? क्योंकि यहाँ आप देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और देखिए ये जो उजले वाला जो दिखाई दे रहा है इसे हम दूसरा कलर लेते हैं, वाइट ब्लैक ले लेते हैं। ये जो कलर आप देख रहे हैं ऐसे ये कलर ऐसे, ये नर्मदा नदी है। ये क्या है? नर्मदा नदी है। और ये जो नर्मदा नदी है ये बीच में किसी नदी को नहीं काटती है, ये डायरेक्ट जा करके कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। यानी यह अन्य नदी से नहीं मिलती है। यानी वहाँ पर जो अपना ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नहीं जोड़ा है, लेकिन अभी हम जोड़ रहे हैं नन ऑफ दीज और इसका यही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये किसी अन्य नदी से नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है या
अन्य किसी नदी से नहीं मिलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के अमरकंटक पठार में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। यह नदी 13 से 12 किलोमीटर यानी मील में कहे तो 815.2 मील पश्चिम की ओर बहती है और भरूच से 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील पश्चिम में खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। अगर अगली की ओर बात करें तो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है तवा, शेर, शक्कर और दूधी शामिल है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।